अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मामला फैसला कुन मरहले में शामिल हो चुका है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक डट चुके और मुस्ताफ़ी होने से इनकार कर दिया और अपोजिशन को चैलेंज किया कि अगर नंबर गेम पूरी है तो अदम एतमाद लेकर आएँ। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने भी मुशावरत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देते हुए अदम एतमाद लाने का इंदिया दिया और अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का ऐलान किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरवर्ड ब्लॉक भी पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला चुका है और बज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए तैयार नजर आती है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबैन इख्तलाफात के बावजूद हुकूमत साजी के मामले पर लेन देन हो ही जाता है। एक जानिब नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक के बाद एक जगह अपनी हुकूमत बनाती चली जा रही है और दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी के बयानबाजी की वजह से पार्टी में इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात शदीद होते जा रहे हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक सुहेल खान आफरीदी और जुनेद अकबर की जानिब से इख्तियार किए जाने वाले लबो लहजे की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम शख्सियात परेशान हो गई हैं और उन्हें खदशा है कि ऐसा जारहाना रवैया खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी की हुकूमत को खतरे में डाल सकता है। पीटीआई की हालिया स्ट्रेटजी से महसूस होता है कि वो जारहाना मूड खेलने के लिए तैयार है, मगर सवाल यहाँ पर यह है कि ये जारहाना मूड क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके टारगेट अचीव करने में मदद देगा या फिर मामला मजीद बिगड़ सकता है। बात करेंगे, पैनल इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। में ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहिबा ने, इनके साथ साथ मुस्लिम लीग नून से अली गौर बलोच साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली बुखारी साहब भी में ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। शैला आपा, आपसे आगाज़ करते हैं क्योंकि हुकूमत साजी का मरहला दरपेश है कश्मीर में इस वक्त और हम देख रहे हैं कि एक जानिब बलूचिस्तान में जिस तरह आप और नून लीग चल रहे हैं और विफाक में जहाँ पर आपने आईनी ओहदे ले रखे हैं और नून लीग हुकूमत चला रही है, सूबा सिंध आपके पास है, पंजाब नून लीग के पास है, वहाँ पर कश्मीर में कोई ऐसा फॉर्मूला अप्लाई होते हुए नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि नून लीग ये साफ कह चुकी है कि अदम एतमाद तो हम लेकर आएंगे लेकिन हम आपके साथ नहीं बैठेंगे। तो पीपल्स पार्टी मेंटली रेडी है? देखिए, एक तो सबसे पहली बात यह है कि जो भी हो रहा है एक आईनी तरीके से हो रहा है और ये पार्टी का अपना डिसीजन होता है हर पार्टी का कि वो अपने आप को असेंबली में या ऐवान में किस तरह से चलाना चाहती है। अगर वो ये समझते हैं कि कुछ महीनों की गवर्नमेंट में उनको साथ नहीं बैठना तो ये उनका डिसीजन है और वो बेहतर जानते होंगे। ये आप लोगों जैसी स्ट्रेटजी तो नहीं है कि आप लोग पीडीएम बनाने के बाद अलहदा हो गए थे और आपने ऐलान किया था? ऐसा लग रहा है जैसे वो पीपल्स पार्टी को ही फॉलो अप कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है और दोनों पार्टीज़ जो हैं उनका मैनिफेस्टो बड़ा डिफरेंट है। अब कुछ महीने में अगर दोनों ही बैठ जाते हैं तो बड़ा आप कह रहे हैं एक डूबे ना दोनों ना डूबे, लेकिन अगर यहाँ पे यही फॉर्मूला जो आप बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखें, डूब वो रहे हैं जो अंदर से टूट रहे हैं। ठीक, सही है। चले अली गौर बलोच साहब भी मौजूद हैं। यहाँ पे डूबने की बात नहीं है, यहाँ पे कश्मीर की हसासियत की बात है खित्ते की कि किस तरह से हमें उसको वहाँ पे सिस्टम को जल्दी सही करना है। बाकी जब हमारे पास सादा अक्सरियत मौजूद है तो नून लीग की मर्जी है, इसमें कोई डूबने वाली बात नहीं है। हम अपने कश्मीर को इस तरह से नहीं छोड़ सकते कि एक हुकूमती पार्टी इंतशार का शिकार हो जाए, फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए, अपने आप शिकायतें हो जाएं और ये कोई ऐसी बात नहीं है। दो वज़ीर आज़म को पहले हटा चुके हैं। एनी सूनर आप लोग इसको टेबल करने वाले हैं, लेकर आ रहे हैं? क्योंकि अनवारुल हक साहब के मुताबिक तो वो मुस्ताफ़ी नहीं हो रहे। पहले तो शायद ये खबरें आ रही थी कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे या फिर कुछ इस तरह का इक़दाम किया जाएगा, लेकिन अब तो वो अड़ गए। देखिए, वो मुस्ताफ़ी नहीं हो रहे हैं और वो जो एक मोहलत है वो भी अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रही थी कि 1 घंटे की मोहलत रह गई वगैरह वगैरह। तो इंशाल्लाह कल तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी और एक बेहतर तरीक़ा होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि केपी के साथ साथ कश्मीर को भी आप उसकी हसासियत समझते हुए इस तरह से अनसर्टेनिटी का शिकार होने। ठीक है अली गौर बलोच साहब, आप लोग ज़ाहिर है कि मैंने शुरू में ही बोल दिया कि जगह जगह यूं जब आप स्केच खींचते हैं जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की गवर्नमेंट है तो वहाँ पर पूरे पाकिस्तान में जा बजा नज़र आता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग फिलन करती है। तो यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि नून लीग ने ये तय कर लिया कि 7, 8, 9 महीने रह गए इलेक्शन में, खुद ही भुगते हैं, हम नहीं बैठ रहे इनके साथ? क्या हुआ ऐसा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो बुनियादी चीज़ समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर पीटीआई की गवर्नमेंट बनी और जिस तरह से बनी वो गवर्नमेंट और जिस तरह से बनाई गई, यकीनी तौर पर वो उसी तरह से पैकेज मिला था जिस तरह से इन्हें 2018 में वो एक पैकेज के ज़रिए और आरटीएस सिस्टम के ज़रिए जो है वो वफाकी हुकूमत दी गई, जिस तरह से पंजाब में गवर्नमेंट दी गई, इसी तरह से इनको तश्तरी में रख के जो है वो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की हुकूमतें भी दी गई। लेकिन उसके साथ साथ फिर जो मुल्क का हाल हुआ मुआशी तौर पर और अखलाकी तौर पर और हर लिहाज से, वो भी ज़बान ज़द-ए-आम है। दूसरों को जो चोर चोर कहते थे, जब खुद उनकी तलाशियाँ ली गई तो पता चला कि बहुत कुछ जेबों से निकला। लेकिन अदम एतमाद की तरफ आ जाते हैं। अदम एतमाद में ये है कि जब इनका प्राइम मिनिस्टर बना गवर्नमेंट के बाद, तो इन्होंने खुद ही अपने वज़ीर आज़म के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो करप्ट है और उसको हटा दिया। उसके बाद दूसरे इनके प्राइम मिनिस्टर आए, जो दूसरे आए उनको अदालत ने हटा दिया। तो देखिए, कश्मीर में काफ़ी अरसे से एक हैजानी कैफियत है और वहाँ पर प्रोटेस्ट भी हुए हैं और जाहिर है कि जो भी हुकूमतें बनती रही हैं वो प्रॉपर तौर पर डिलीवर नहीं कर पाई। और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि वो, मैं समझता हूँ कि उनके अवाम का वो मैंडेट चोरी किया गया था और जिस वजह से वो हुकूमतें जो है वो डिस्टर्ब रही। अब जाहिर है कि मुल्क की बड़ी जमातें, PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दीगर जमातों, हमारा इस बात पर इत्तफाक हुआ और मशावरत के बाद कि तरीके में एतमाद करके एक स्टेबल किस्म की गवर्नमेंट बनाई जाए और वो जो गवर्नमेंट है वो आगे इलेक्शन तक लेके जाए। हमारे अपोजिशन में बैठने का भी ये मकसद नहीं है कि हम कोई उस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करेंगे। जाहिर है कि एक किरदार आप अपोजिशन में बैठ के भी अदा कर सकते हैं। ठीक। और जाहिर है कि वो किरदार हम अदा करेंगे, लेकिन अदम एतमाद में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। ठीक। और ये अदम एतमाद करेंगे, ये दोनों पार्टीज की लीडरशिप जो है वो लेकिन सिर्फ अदम एतमाद तक आप साथ हैं, उसके बाद फिर आप अपोजिशन बेंचेस में जाके बैठना चाह रहे हैं और ये आप लोगों ने स्टेट भी कर दिया। इट्स वेरी क्लियर। अली बुखारी साहब, हम देख रहे हैं कि ये दैट वुड बी 4th प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर में, बट आप समझते हैं कि जो रूट कॉज था या जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें थी रूट पर, वो दुरुस्त हुई? क्योंकि ये चौथे वज़ीर आज़म आएंगे और वजह वही है, हर एक अरसे के बाद एक एहतजाज होता है, हर एक अरसे के बाद एक प्रॉब्लम उठती है, फिर उस प्रॉब्लम में चाहे वो आपकी गवर्नमेंट हो या ये लोग लेना चाह रहे हैं, उस प्रॉब्लम को केटर नहीं किया जाता, प्राइम मिनिस्टर चेंज कर दिया जाता है या गवर्नमेंट चेंज कर दी जाती है। इससे कोई हल निकलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरवा। योर क्वेश्चन इज़ एब्सोल्युटली राइट। बेसिकली बात ये है कि जो कश्मीर का मसला है वो गवर्नमेंट चेंज करने से तो हल नहीं होता। आई एम टॉकिंग अबाउट आज़ाद कश्मीर, उनके जो अभी रिसेंटली आपने देखा कमेटी उनकी जो बनी हुई थी, उससे जो सिफारिशात रखी, जो मुतालबात किए। सो द इशू ये है, बड़ा सिंपल सी बात है, इसके अंदर कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि ये दो क्वेश्चन हैं, आपको मैं अलग एलैबोरेट कर दूँ। नंबर 1, जो आपने 4 प्राइम मिनिस्टर चेंज करने की बात की और द लास्ट वन अभी जो एपिसोड चल रही है इसके अंदर, और बड़ी सिंपल सी चीज़ है इसके अंदर कि अगर आप पीपल्स पार्टी या नून का कहें तो हमारे नज़दीक तो ये इनके कोई मैनिफेस्टो जो हैं वो अलग नहीं है। ऑन पेपर अलग ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड दे आर ऑन अ सेम वेरी फुटिंग। ये जो बातें थी कि पेट फाड़ देंगे और घसीटेंगे और दरख्तों पर लटका देंगे और खंभों से लटका लेंगे और पैसे निकालेंगे, दिस ऑल इज़ अ बुलशिट रबश। इसकी कोई ऐसी, आपने पिछले कोई 5 सालों में 2007 से बीवी शहीद हुई हैं, 2008 के बाद से आज तक आपने कोई चीज़ देखी इस किस्म की सिवाय बयानबाजी के? सो देश के, अगर मैं कहूँ ना, एक कॉइन है, एक सिक्का है और उस सिक्के के 2 रुख हैं, एक के ऊपर जरदारी साहब का और बिलावल साहब की तस्वीर है और दूसरी साइड पे मरियम की और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की तस्वीर है, तो दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट पिक्चर। ऑन द अदर साइड अगर कश्मीर की बात करूँ तो कश्मीर के सिनेरियो थोड़े से डिफरेंट है। कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम यह है कि फेडरल गवर्नमेंट हमेशा वहाँ पर जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसकी एग्जीक्यूशन या उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर भी यही कह रहा था, जो पिछला कश्मीर का था, उससे पिछला भी यही कह रहे थे कि आपको, फॉर मैं एक लाइटर नोट में बात कर दूं सिंबॉलिकली, कि अगर आपको एक टिश्यू का बॉक्स भी उनको खरीदना हो ना, तो उनको एक सेक्रेटरी कश्मीर अफेयर्स जो है उसके सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं, यहाँ से पैसे उनकी डेवलपमेंट के लिए जाते हैं, यहाँ से सारी चीज़ें होती हैं। तो कहने को तो वहाँ पर जमहूरियत हुकूमत मौजूद है, लेकिन वो अंडर द एक, मैंने मिनिस्टर की भी बात नहीं की फेडरल गवर्नमेंट की, मैंने एक सेक्रेटरी की बात की जो कश्मीर अफेयर्स को डील कर होता है, उसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं।
سو یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ جو ابھی ایمان جاگ گیا اور وفا جاگ گئی اور پتہ نہیں ضمیر جاگ گیا، لیکن اگر ان دونوں کے مینیفیسٹو میں کوئی دونوں کے مینیفیسٹو میں سملیرٹیز، علی بخاری صاحب الاؤ می ٹو آسک یو، اور آپ لوگ چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے ہولڈ کر پا رہے تھے، تو پھر آپ کے 9 ممبران کیوں نکل گئے؟ وائی ڈڈ دیٹ ہیپن؟ کیونکہ اپیرنٹلی تو آپ لوگوں کو نقصان پہنچا نا. دیکھیں بالکل ہمیں تو نقصان پہنچا، اس کو تو ہم وہ نہیں کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر ہماری 33 سیٹس تھی اور آج اگر ہم 5 میں آ گئے تو لوگ تو نکلے. اور اس کے اندر بہت زیادہ جو آپ ایلیمنٹ میں ہے جو آپ کو اس کی طرف آپ کا اٹینشن ڈرا کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو آج سے تو نہیں ہوئی. یہ جب بے نظیر بھٹو شہید موجود تھی اور 2002 کے الیکشن ہوئے تھے، اس ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی میں سے پیٹریوٹ گروپ نکالا گیا تھا اور وہ بن گیا تھا. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو آپ کو 12 ایسی ایگزامپلز میں دے سکتا ہوں جو نکل آئے. اس ٹائم پرویز مشرف صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پورے کا پورا پیٹریوٹ، ان کے بہت سینئر لوگ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے اور پیٹریوٹ گروپ بن گیا اور اس کے بعد نئی حکومت بنی کاف کی. اور ابھی ریسنٹلی اگر آپ آ جائیں، زیادہ دور کی بات نہیں کروں میں، ریسنٹ پاسٹ کی بات کروں فروا، تو آپ کو پتا ہوگا کہ جب ہماری گورنمنٹ ٹاپل ہوئی، جب ہماری گورنمنٹ کے خلاف عدم اعتماد آیا، تو اس ٹائم بھی سندھ ہاؤس استعمال ہوا اور وہاں پر 21-22 لوگ بٹھائے گئے. وہ کس لیے بٹھائے گئے تھے؟ وہاں پر کوئی ختم قرآن پاک تو ہو نہیں رہا تھا وہاں پر. ڈیفینیٹلی ان کی بھی بولیاں لگی، ان کو بھی خریدا گیا. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 9 لوگ جو یہاں سے وہاں ہوئے ہیں، ان کی بولیاں لگی ہیں، یہ خریدے گئے ہیں؟ پلیز یہ کوئکلی بتائیے گا، خریدے گئے ہیں؟ دیکھیں بات یہ، میں نے تو آپ کو کوئی ٹریک ریکارڈ بتایا ہے پاس. نہیں وہ چھوڑ دیں وہ ٹریک ریکارڈ، وہ ہم تو ایمان کی. دیکھیں یہ تو ہم کسی کی نیت پہ شک کر رہے ہیں علی بخاری صاحب، ایسے نہ کریں. آپ مجھے یہ بتائیں خریدے گئے ہیں کہ نہیں خریدے گئے؟ نہیں نیت کی بات تو میں نہیں، دیکھیں میں نیت کی بات تو نہیں کروں، میں تو فیکچول آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز بتا رہا ہوں. گراؤنڈ ریئلٹیز کو اگر آپ نیت کے ساتھ منسوخ کر دیں گے تو دیٹ از سم تھنگ. تو یہ بتا دینا کہ خریدے گئے ہیں کہ نہیں خریدے گئے. دیکھیں جی یہ ساری چیزیں تو آپ کو پتہ چل جائیں گی ود ان نو ٹائم، کل ہی پتہ چل جائیں گی، اور ان کی اپنی گورنمنٹ کے لوگ بتائیں گے، ان کی اپنے ویسے حیرت کی بات ہے. چلے ٹھیک ہے، چلے میں یہی سوال شیلا صاحبہ سے پوچھ رہی تھی فور کنفرمیشن، لیکن حیرت کی بات ہے اگر خریدے جا رہے تھے تو پھر نون لیگ کیا سو رہی تھی؟ شیلا صاحبہ خریدے آپ لوگوں نے لوگ یار؟ اچھا پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں علی دکھی ہے اس وقت، مختلف باتیں کر رہا ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ صحیح ہے کہ کسی کو 2 پولیٹیکل پارٹی سمجھ میں نہ آ رہی ہوں تو وہ ایک تھرڈ آپشن لے لے، اور پھر بھی اگر کامیاب نہ ہو RTS بٹھا کے تو جہاز اڑا کے بندے اٹھا لے. لیکن اس سے ایک لیڈر تو بنا سکتے ہو، لیکن اس لیڈر کو صلاحیتیں نہیں دے سکتے، اس کو کوئی نظریہ لکھ کے نہیں دے سکتے. نعرے دے سکتے ہیں، نعرے کھوکھلے ہی رہتے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ رہنما الگ چیز ہے، راہبر الگ چیز ہے. تو رہنما تو بنا دیا کسی نے، تھرڈ آپشن کے طور پہ راہبر نہیں بنا سکا. تو یہی ہو رہا ہے کہ چلتا ہوں تھوڑی دور تو پھر سمجھ میں آ جاتا ہے لوگوں کو کہ یہ رہنما تو ہیں پر راہبر نہیں ہے. تو ادھر تو یہ پیسوں کی بات کر رہے ہیں، انہیں شاید یاد نہیں کہ خریدنے والوں کو استعمال کیا جاتا ہے. جن کو یہ کہہ رہے ہیں سندھ ہاؤس میں، ان سے ووٹ نہیں ڈلوایا گیا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ہمیں پتا تھا کہ آپ ہر جگہ اٹیک کرو گے، ہم نے وہاں رکھا تھا اور بر وقت وہاں سے ہٹایا. پھر آپ نے اٹیک کیا اور پھر آپ کو اس کی سزا بھی نہیں ملی، پبلک مطلب گورنمنٹ کی عمارتوں پہ حملہ کرنے کی. اسی جنون میں آ کے آپ نے 9 مئی کر دیا کہ کچھ ہوگا نہیں. یہ مجھے بتائیے کراچی کے بلدیاتی سیٹ اپ میں کیا ہوا؟ وہاں پہ تو ان بیچاروں نے نہ جماعت اسلامی کو ووٹ دیا، نہ انہوں نے مرتضیٰ وہاب کو ووٹ دیا. آپ نے سب کو کہہ دیا کہ کوئی نہیں ہے PTI کا. تو بھائی یہی میں بتا رہی ہوں کہ جب نظریہ نہیں ہوتا نا تو آپ کے پاس یہ اعتماد نہیں ہوتا کہ میرا جو ساتھ چل رہا ہے اسے میرے نظریے پہ اعتماد ہے. چلے میں اس پہ شیلا صاحبہ الاؤ می، میں خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کشمیر کے آپ ہے نا آپ کسی ذی ہوش آدمی سے بات کریں، ان کے ہاں ایک اسکرپٹ لکھ دیا گیا ہے کہ سکے کے 2 رخ ہیں. سلمان اکرم راجہ نے کل سے یہی کہہ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں
कि अगर हमें बैठना होता, हमें 2 साल से नून लीग कह रही है हम गवर्नमेंट में बैठ जाते, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल कश्मीर की है, इनके अपने लोग कह रहे हैं। कल मेरे साथ जो थे वो यूसुफजई साहब थे और सब थे, वो कह रहे थे कि बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिवली फेल हो गए वजीर आजम। ठीक है, चलें तो फिर क्या गारंटी है कि आप लोग पास हो जाएंगे? we are left with 8-9 months, इलेक्शन आने वाले हैं। बात नहीं है, इस वक्त जो फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है वो और बड़ा हो जाएगा अगर उसको वहाँ के सिस्टम को स्टेबिलिटी की तरफ नहीं लाया गया। पैसे से बड़ा होगा, जमीन से बड़ा होगा, फिर उसमें काम किया जाए। नहीं, इनके जमाने में जमीर भी चलते थे और पता नहीं क्या क्या होते थे। यहाँ पे इस वक्त तक अगर आप देखें तो नून लीग का अपना स्टांस है, हमारा अपना है स्टांस, और इनके लोग जो हैं वो खुद कह रहे हैं कि क्या क्या इन वजीर आजम ने नहीं किया। ठीक है, चले ये जो आपने नून लीग का स्टांस की बात की है ना अली गौहर बलोच साहब, नून लीग का एक अपना स्टांस है, पीपल्स पार्टी का एक अपना स्टांस है, और ये चले मैं भी कह रही हूँ कि हर पार्टी का एक अपना मैनिफेस्टो और हर पार्टी का एक अपना स्टांस है, कम बेश कुछ चीज़ें सिमिलर हो सकती है, बट आज़ाद कश्मीर के डायनेमिक्स इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी एक्सपेक्ट इन पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा में या सिंध में। बट हैविंग सेड दैट, मुझे बताएं कि what is wrong with both of the parties at this point कि आप लोगों ने ये फैसला किया कि हम पीपल्स पार्टी के साथ अदम एतमाद तक तो चल सकते हैं, बट अदम एतमाद के बाद हम नहीं चलेंगे। क्या हम इसे हल्की फुल्की टेम्पररी कुट्टी कह दें कि आप लोग कर रहे हैं? ये क्या वजह क्या है? या आप मलबा नहीं लेना चाह रहे कि अगर 8-9 महीनों में कुछ चीज़ें नहीं हुई तो फिर हम आवाम के पास जाके कम से कम ये तो कह सकेंगे देखें अब तो ये पीपल्स पार्टी थी, हम तो थे ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मादी में जो कुछ होता रहा, पहले ये आपने सवाल किया था वोट खरीदने के बारे में, तो देखें वो आपको याद होगा कि सेनेट में एक दफ़ा अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया था, अक़लियत को अक्सरियत में बदला गया था। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर कोई पीटीआई से इख्तलाफ कर जाए तो ये कहते हैं कि जी ये लोटे बन गए, इनको खरीदा गया है। अगर ये खुद किसी पार्टी के वोट खरीद लें तो कहते हैं ज़मीर जागे और विकटें गिर गई। तो पहले तो ये अच्छा, वैसे बलोच साहब तुसी दोवां दे विच लाई नहीं करदे, ओ दोवां दे एक दे बंदे गए ने, एक दे कोल बंदे गए ने, तुसी ना बंदे ले सके ना बंदे काट सके। वही है ना कि ये एक अपना मौका है कि ये अपने बारे में एक राय कायम कर ले, एक ही स्टांस ले ले ना इन तमाम चीजों के ऊपर। खैर वो मतलब है कि वो उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट में इन्होंने जिस तरह से डिस्क्वालिफिकेशंस कराई, हाई कोर्ट के एक फैसले के जरिए आइन को तोड़ा गया, फिर जिस तरह से मुझे याद है कि जब इनकी पंजाब में गवर्नमेंट थी तो इन्होंने नून लीग के 5-4 बंदे जो थे वो मतलब है कि वो तोड़ लिए। उसके बाद फिर जब इनके बंदे 10-12 उधर चले गए तो फिर इन्होंने अदालतों के जरिए डिस्क्वालीफाई कराया और उन्होंने कहा जी कि ये तो खरीद लिए गए हैं और ये तो जनाब बिक गए हैं और ये हो गया और वो हो गया। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि जाहिर है कि दोनों पार्टी का, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का, इस बात पर इत्तेफाक है कि कश्मीर में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और ये फॉर्मूला यही कश्मीर तक इम्प्लीमेंट करेंगे कि ये बलूचिस्तान तक भी जा सकता है कहीं और? देखिए, नहीं, ये फार्मूला पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। कहाँ चल रहा है? जो हमारी मरकज में हुकूमत है, हम दोनों पार्टी एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, उसमें उस इत्तेहाद में और भी पार्टी शामिल हैं। लेकिन ऑपोजिशन में आप कश्मीर में बैठने लगे हैं ना? मेरी गुजारिश भाई, ऑपोजिशन में बैठने का मकसद ये नहीं है कि हम वहाँ की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करेंगे या तोड़ेंगे या कोई हमारे ये, हम तो खुद में उनके साथ शरीक है। फ्रेंडली मैच, ये हमारा फैसला बिल्कुल नहीं फ्रेंडली। देखिए, कोई मकसद जरूरी नहीं है कि सियासत में आपने एक दूसरे के गिरेबान पकड़ के गालियां देनी है तो फिर आप जो है कहेंगे कि फ्रेंडली नहीं है। ये हम इस बात पर हमारा इत्तेफाक है कि कश्मीर में स्टेबिलिटी लानी है, ऑपोजिशन और स्टेबिलिटी ही बहुत जरूरी है, क्योंकि हम काफी सालों से ये इंस्टेबिलिटी देख देख के परेशान हो चुके। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है बलूच साहब, ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। और ये जो सियासत में तू तड़ा और ये वाली बात है, इससे कुछ बहुत सारे सवाल उभर रहे दिमाग में। ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर पूछते हैं अली बुखारी साहब से। एक ब्रेक। वेलकम बैक। अली बुखारी साहब, सोहेल खान हफीज़ी साहब जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जिस तरह मीडिया पर आकर गुफ्तगू करते हैं, काबीना नहीं बनाऊंगा, अब तो खैर खान साहब ने कह दिया कि मुख्तसर काबीना बना लें, पैगाम पहुंचा दिया है। होना ये चाहिए था कि पार्टी के इख्तलाफात कम होते, मजीद बढ़ते जा रहे हैं।
دیکھیں فروا، مجھے تو نہیں سمجھ لگتی کہ پارٹی کے اختلافات مزید بڑھنے کے کیسے آپ کہہ رہی ہیں۔ سہیل آفریدی جو ہیں وہ جب سی ایم بنے تو ایک سنگل ان کو جب خان صاحب کی طرف سے انسٹرکشنز آئیں تو علی امین گنڈاپور نے اسٹیپ ڈاؤن ہوئے، انہوں نے خود ریزائن کیا، اور دو دفعہ انہوں نے ریزائن کیا جب پتہ چلا کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا لیت و لال سے کام لے رہے ہیں۔ دین اس کے بعد انہوں نے فلور آف دا ہاؤس اسپیچ کی، دین اس کے بعد انہوں نے ووٹ دی، اور اس کے بعد انٹیکٹ ووٹ دی ساری کی ساری جتنی ہیں۔ تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیسے جو ہے آپ کا ویو ہے کہ جی انتشار کا شکار ہے۔ دیکھیں انتشار کیسے ہوتا ہے، ہم تو ابھی کرائسس میں ہیں ہی پچھلے 3 سال سے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جو پارٹی بھی انتشار میں ہوتی ہے، تو اگر میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے سٹارٹ کروں تو جب ان کو برا ٹائم آیا، ان پہ کرائسس آئے، تو 36 ان کے کور کمیٹی ممبر تھے، 32 چھوڑ کے بھاگے تھے، بڑے بڑے شیر پنجاب اور بہت سو چلے گئے تھے چھوڑ کے۔ جب میاں صاحب کی باری آئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ 16 سے زیادہ بندے نہیں تھے ان کے پاس۔ تو ہم تو آج بھی کم سے کم 80 ممبر ہم کور کمیٹی کے بیٹھے ہیں، 30 ہم لیگل کمیٹی کے بیٹھے ہیں، 30 ہم پولیٹیکل کمیٹی کے بیٹھے ہیں، اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے جس نے پورے 2024 میں 2065 سیٹس پہ ٹکٹ دیے، کسی اور پارٹی نے دیے تھرو آؤٹ دا پاکستان۔ تو باقی ہاں آبویسلی جہاں بڑی پارٹیز ہوتی ہیں، جہاں پر بڑے لیڈرز آپ کے جیل میں ہوتے ہیں، خان صاحب جیل میں ہیں، شاہ صاحب جیل میں ہیں، ان کے علاوہ ڈاکٹر صاحبہ جیل میں ہیں، اور جتنے اور ہمارے چیمہ صاحب جیل میں ہیں، چودھری اعجاز صاحب، اور بہت سی لیڈرشپ جیل کے اندر ہے۔ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، اتنے زیادہ ایف آئی آر ہمارے پہ ہوئی ہیں، ایون اینڈ ادروائز اگر اٹیک کھڑے ہیں تو یہ کریڈیٹیبل چیز ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کہتے ہیں نا وہ ہسٹری از کریٹڈ اینڈ آلویز کریٹڈ بائی لیجنڈس، تو یہ تو تاریخ لکھی جا رہی ہے، مورخ لکھ رہا ہے، اور یہ بہت عرصے بعد نہیں، کچھ عرصے بعد پتہ چلے گا آپ کو کہ سچائی کیسے ہے، اور سچائی ہی پنپتی ہے الٹیمیٹلی۔ لیکن ریالٹی چیک تو یہ بھی ہے کہ سہیل خان آفریدی صاحب کی جو اپائنٹمنٹ ہے اٹ ہیپنڈ بیکاز وہ چاہ ہی رہے تھے خان صاحب یا پارٹی کے کچھ لوگ کہ وہ شاید کوئی چڑھائی کریں گے اسلام آباد پہ، کم از کم اپنا اثر رسوخ جو پارٹی کا ہے موبلائزیشن کے دوران جو نہیں دیکھا جاتا وہ ہوگا۔ ابھی جو ریسنٹلی ان کی کور کمانڈر پشاور سے بھی جو ملاقات ہوئی ہے، تھوڑا سا بولڈ کریں گے اپنی اسٹریٹجی کو کہ نہیں ویسے ہی ہے جیسے وہ ان کو اپوائنٹ کیا گیا؟ دیکھیں فرما، 2 چیزیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کوئی باہر سے تو آئے نہیں، وہ آلریڈی پارٹی کا حصہ تھے، ایم پی اے بھی تھے، علی امین گنڈاپور کی کیبنٹ کا بھی حصہ تھے، سارا یوتھ بیٹھی ہوئی ہے، ہم لوگ بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ وہ اگر آئے، اس کو خالی اس لیے نہیں لایا گیا کہ وہ چڑھائی کریں گے یا باقی چیزیں کریں گے، وہ تو پہلے بھی ہو رہی تھی، اس میں تو پہلے بھی کبھی لکونا کوئی بھی نہیں آیا، اور وہ کنٹینیوسلی پروٹیسٹ پیسفل جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا رائٹ ہے، وہ چل رہا ہے اس کے علاوہ۔ اور جو دوسری چیز آپ نے بات کی ہے کہ جو کور کمانڈر صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور یا کور کمانڈر صاحب ان کو بریفنگ دینے آئے ہیں، تو ایک سول لیجیٹیمیسی ہوتی ہے، ایک سول ہیرارکی ہوتی ہے، اور سول ہیرارکی کے اندر انہی کو جانا چاہیے تھا، ایگزیکٹو جو ہوتا ہے آپ کا چیف ایگزیکٹو، اس کو دینے کے لیے۔ اگر میں ہیرارکی آپ کو کانسٹیٹیوشن وائز بتاؤں تو آپ کا جو ڈیفنس سیکٹری ہے بہت بڑی پوسٹ پہ ہوتا ہے، اس کے اوپر ڈیفنس منسٹر ہوتا ہے، اور پرائم منسٹر اور سی ایم تو کسی چیز کا نام ہے نا، اس کو تو ہر کسی نے جا کے بریفنگ دینی ہوتی ہے، بریفنگ لینی نہیں ہوتی، الٹیمیٹلی دے آر دا ہیڈ آف دا پروونس۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ دس میٹنگ ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود چینج آف اسٹریٹجی، بٹ جو جس چیز کے لیے اپوائنٹمنٹ ہوئے ہیں ان کی وہ کام کریں گے، لیٹس سی۔ لیکن شلا صاحبہ اگر یہ ہوتا ہے، فار انسٹنس ہم یہ مان لیتے ہیں کہ سہیل خان آفریدی صاحب کی اپوائنٹمنٹ، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں فروا، ایڈ کر دوں، میں نے ایک پٹیشن فائل کی تھی، اور اس پٹیشن کے اندر جو سی ایم کی ملاقات کے حوالے سے تھی، اس کے اندر میں نے کیٹیگوریکلی یہ لکھا ہوا ہے کہ صوبے کو جو پرابلمٹک چیزیں ہیں، جس کے اندر پرابلم آ رہی ہے ان کے پاس گندم کی، چاول کی، اینڈ آل ادر ایشوز جو آ رہے ہیں، سیکورٹی ایشوز، کیبنٹ ایشوز، وہ ساری ہیں جس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے اس کو جو ہے وہ بالکل کیا تھا۔ اور ابھی ریسنٹلی بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ گو ٹو دا کورٹ اینڈ آسک دیم ٹو لیٹ یو میٹ می۔ شلا صاحبہ یہ ناانصافی نہیں ہے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ملنا چاہ رہے ہیں اپنے لیڈر کو اور ملنے نہیں دیا جا رہا؟ اور میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ بالکل ایک جو رائٹس ہیں وہ ملنے چاہیے، اور یہ میں نہیں سمجھتی کہ صحیح ہے، کیونکہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ لیکن اگر وہ کوئی لشکر کشی صوبے کی کیپٹل کی طرف کریں گے تو اس سے نمٹنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جو بھی آئین اور قانون کے دائرے سے باہر ہو کر پاکستان میں کام کرے گا، جس صوبے میں بھی اس سے نمٹا جائے گا۔ اگر کے پی میں بھی
कोई पार्टी आइन और कानून के दायरे से बाहर होके मुजाहरा करती है तो उससे निपटेगी वहाँ की गवर्नमेंट। अब जो बात है मैं इसको तो सपोर्ट नहीं कर सकती, और जहाँ तक बात है मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बिल्कुल अपने लीडर से मशावरत करके उनको कैबिनेट बनानी चाहिए, लेकिन जब मुश्किल हालात हो तो थोड़े से मुश्किल फ़ैसले करते हैं। एक 4 से 5 मिनिस्टर्स पे अंडरस्टैंडिंग है इनकी, मिलकर एक टेम्परेरी कैबिनेट बना लें और बाद में फिर जो बिल्कुल। और खान साहब ने बोल भी दिया है कि आप एक मुख्तसर सी कैबिनेट जो है वो तश्कील दे नहीं भी बोले तो ये करना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान में, हर सूबे में, उसमें करेक्टली। अलाउ मी, मैं चाहूंगी इस पे बलोच साहब भी अपना कमेंट क्विकली पास कर दे क्योंकि वक्त की कमी है। बलोच साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं? खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो रही, वजह करार ये दी जा रही है कि आप लोग नहीं चाहते, लेकिन क्या आप लोग एक अरसे तक इनको दूर रख के जो आप चाह रहे हैं वो अचीव कर लेंगे? देखिए, बात ये है कि अचीव करने की नहीं है, और वैसे भी वक्त की कमी है आपके पास ही कि जब मेरी बारी आती है तो आपके पास मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, आप टेंशन ना लें, चाहे मुझे एड्स ड्रॉप करानी पड़े। नहीं, वो देखिए, बात ये है कि जो मतलब है कि जेल में मुलाकातों का तरीक़ाकार है वो तो वही होना चाहिए ना, जो मतलब है कि PMLN को जब इन्होंने पूरी लीडरशिप को हमारी को जेलों में बंद किया हुआ था तो ये क्या करते थे? मुलाकातें बंद की हुई थी, और हत्ता कि नवाज शरीफ साहब ने जब अपनी बेगम से फ़ोन पे बात करने के लिए कहा, जब वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थी, तो इन्होंने अलाउ नहीं किया। फिर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि 7 महीने के अंदर 1-2 बार सिर्फ मेरी एहलिया से मुलाकात करवाई गई, किसी एक पार्टी के कारकुन के साथ मेरी मुलाकात नहीं करवाई गई, किसी एक बंदे के साथ मेरी मुलाकात। तो आप लोग बदला ले रहे हैं? और जो जेल नहीं, बदला नहीं है, जेल मैनुअल में यही लिखा हुआ था। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि इन्होंने उस कानून पे अमल किया। अब इनकी चीखें क्यों निकलती हैं? और दूसरी बात ये है कि जब हमारी क़यादत जेल के अंदर थी और उनकी मुलाकातें भी बंद थी, तो उस वक्त भी हमारी पार्टी के डिसीजन होते थे। लेकिन बलोच साहब, इससे आगे निकलना पड़ेगा ना कि जब हमारे साथ ये हुआ था, अब आपके साथ ये हो रहा है, इससे अगर हम इससे आगे निकलेंगे नहीं तो ये विशेष सर्कल है। नहीं, मुझे ये बताएं, एक तो मंतक आप अपने प्रोग्राम में निकलवाएं ना। अब तक जब से बानी PTI जेल के अंदर है, उनसे कितने लोगों ने मुलाकातें की हैं, कितने वकला ने की हैं, कितने कारकुनान ने की हैं, कितने दूसरे लोगों ने की हैं, हत्ता कि जो पिछले इनके चीफ मिनिस्टर है वो भी मुलाकातें करते रहे। इनकी भी हो जाएगी, हो सकता हो जाएगी, क्योंकि आजकल वो कुछ और किस्म की मुलाकातों में मसरूफ हो गए। कैसी? वजीर आला साहब ने आना तो मुलाकात के लिए था बानी PTI से, उधर से वो यू टर्न लेके किसी और मुलाकात पे चले गए। अच्छा। तो मकसद ये है कि वो अब देखना पड़ेगा ना कि उनका तो आपको इनसिक्योरिटी हो रही है? कब करना चाहते? नहीं, हमें इनसिक्योरिटी की ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हम उनका बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने नारे लगाए थे ना, नारे लगाए थे कि भाई हम तो ऑपरेशन नहीं होने देंगे। बानी PTI ने कहा है उनको रिहा करवा कर लाएंगे, उनको निकाल के लाएंगे, कैबिनेट नहीं बनाएंगे। कैबिनेट का फैसला अगर करने, वो चीफ मिनिस्टर है तो वो कैबिनेट का फैसला कर ले। बाकी भी तो पार्टी के लोग बाहर बैठे हैं जो बानी PTI से मिल के आते हैं, वो जाहिर है उनको बताते ही होंगे। जब इनका नाम दिया है तो उन्होंने कैबिनेट भी बताई होगी। ठीक, तो मुलाकात तो शायद हो भी जाए, वो खुद बिजी हैं आजकल। यानी ये आप कह रहे हैं, चलें ठीक है, आपको मुझे लग रहा है इनसिक्योरिटी हो रही है थोड़ी, वो आप कह रहे हैं कि वो खुद बिजी हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया अली और बलोच साहब, आपका भी, शला साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अली बुखारी साहब थैंक यू सो मच। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान एक और संगे मील के बहुत करीब, बल्कि अबूर करने की करीब है, वो कौन सा है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर सऊदी अरब के दौरे पर हैं, जहां पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन इक़्तिसादी ताउन के नए फ्रेमवर्क का आगाज़ किया गया है। वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी मुश्तरका एलामिये के मुताबिक ये मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान कायम तकरीबन 8 दहाइयों पर मुहित तारीख़ी शराकत दारी, अखुवत और इस्लामी यकजहती के मजबूत रिश्तों की बुनियाद पर किया गया है। एलामी में कहा गया है कि इस फ्रेमवर्क के तहत मईशत, तिजारत, सरमायाकारी और तरक्की के मुख्तलिफ शोबों में कई स्ट्रेटेजिक और कलीदी मनसूबों पर गौर किया जाएगा, जो दोनों हुकूमतों के दरमियान ताउन को मजीद मुस्तहकम करेगा।
इससे निजी शोबे के किरदार में इजाफा होगा और बाहमी तिजारती तबादले को फ़रोग़ भी मिलेगा। अब एक जानिब पाकिस्तान आलमी सतह पर कामयाबियां समेट रहा है तो दूसरी जानिब दहशतगर्दी का नासूर भी पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट बनकर खड़ा हुआ है। अफगान बॉर्डर से पाकिस्तान में दहशतगर्दी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, जिसके लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान की उबूरी हुकूमत को इस वक्त इस्तांबुल में इंगेज किया हुआ है और उन्हें वाज़े पैगाम भी दिया है कि दहशतगर्दी के हवाले से नो टॉलरेंस पॉलिसी है, लिहाजा अफगान उबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई करे। बढ़ती हुई दहशतगर्दी की सूरत हाल में मुल्क की मईशत को क्या चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं और आलमी सिफारती महाज पर पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली अपनाना होगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक मुस्तकिल मंदूब UN मुनीर अकरम साहब। बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब, अपने वक्त निकाला। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो सऊदीया का दौरा है वज़ीर आज़म का, उन्होंने मुख्तलिफ औकात में जो है गेज भी किया और तिजारती मुआहदे भी तय पाए। इट वुड बी ग्रेट फॉर पाकिस्तान, लेकिन आप इसको कैसे डायसेक्ट करते हैं, डिकोड करते हैं? क्या ये पाकिस्तान में कोई बेहतरीन बाब खोलने के लिए कोई राह बन सकता है? जी, ये बहुत अहम कदम हमने लिया है कि इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाई है। साथों साथ जो हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है उसी के साथ में पैरेलल में हमने दोनों तरफ से काम करना है कि जो दो तरफा ताल्लुकात हैं उनको ज़्यादा मजबूत किया जाए। अब जो हमारे जो रिश्ता है सऊदी अरब के साथ, उसमें जहां हमारी जो ख्वाहिश है वो तो यही रहेगी कि वहाँ से इन्वेस्टमेंट आए, हमारे यहाँ जो कुछ जो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट वो कर सकें। वो बहुत पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है सऊदी अरब, तो पाकिस्तान तो एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी उनके लिए है। तो इंशाल्लाह अगर इसमें हमें इन्वेस्टमेंट और तिजारत में इजाफा हो सकता है इस मुआहदे के तहत। पर सब में बड़ी बात यह है कि हमने अच्छे और सही वेल फॉर्मुलेटेड बैंकेबल प्रोजेक्ट्स बनाकर हमने देने हैं। उसकी तैयारी जो होती है प्रोजेक्ट्स की वो बहुत ज़रूरी है और हमारी तरफ से उस पर तवज्जो होनी चाहिए कि जो भी हम प्रोजेक्ट्स बनाएं वो सही तरह से बनाएं और वो प्रॉफिटेबल हों, इन्वेस्टमेंट ग्रेड हों और उसी तहत हमें इन्वेस्टमेंट मिलेगी अपनी दुनिया से और सऊदी अरब से इन पर्टिकुलर। तो आप समझते हैं कि इस टाइम में कि जब पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, ऑप्टिमिस्टिक है रिस्पॉन्ड भी दुनिया का, तो पाकिस्तान क्या करे कि इंगेजमेंट थोड़ी लंबी कर सके? क्योंकि होता ये है कि हर मुल्क के पास, भारत ने 25 साल लगा दिए ताल्लुकात बेहतर करने में, लेकिन एट दी एंड क्या हुआ? कुछ सबक सीखना हमें भी ज़रूरी है। जी देखिए, सऊदी अरब के साथ तो हमारे बहुत पुराने और बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो वगैरह, पर उन मदद लेने के लिए हमें अपनी तैयारी पूरी करनी है। हमारी जो प्रोजेक्ट्स होती हैं उनकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। प्रोफेशनली डेवलप करें प्रोजेक्ट्स को और फिर उन प्रोजेक्ट्स को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है वो भी समझना चाहिए। तो बिल्कुल, यानी कि तैयारी जब तक की पूरी नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं आती है। तो हमने इस पे तवज्जो देनी है कि हमारी प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन जो हो वो सही हो और प्रोजेक्ट्स अच्छे हों, प्रॉफिटेबल हों और उसकी एग्जीक्यूशन पे बिल्कुल यानी एक फॉलो अप एक्शन बहुत ज़रूरी होता है प्रोजेक्ट एग्रीमेंट के बाद। एग्जैक्टली जो आइडिया आप पिच कर रहे हैं उसमें आपकी फॉर्मनेस होनी चाहिए और कम से कम आप क्लियर हों। और हमने देखा है कि अभी खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची पोर्ट इस्तेमाल करने की भी पेशकश की है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन बिटवीन दीज टू कंट्रीज़। और ज़ाहिर है कि भारतीय मीडिया इसको प्रोपोगेट भी कर रहा है। बट एक और इशू है जिसको प्रोपोगेट, बल्कि यूँ कहें कि जल्दी में तेल का काम किया जा रहा है भारत की तरफ से, और वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हैं। इस वक्त इस्तांबुल के अंदर जो चौथा दौर भी चल रहा है, 3 दफ़ा बात हो गई 3 दिनों में, बट कोई भी ऐसा हतमी एलामिया जारी नहीं हुआ। अगर अफगानिस्तान रिटर्न में कुछ नहीं देता है, कोई गारंटीज नहीं देता है, तो आप इसको कैसे फोर्सी कर रहे हैं?
जी, अब देखिए, बॉल इज इन द तालिबान कोर्ट। उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने एक्शन लेना है ये दहशतगर्दों के खिलाफ या नहीं ले सकते हैं। उनका फैसला है। हमने तो उनको बिल्कुल सबूत पेश किए हैं कि दहशतगर्दी कहाँ से हो रही है, किस तरह से हो रही है। उनके यहाँ जो सेफ हेवन्स हैं उसकी पूरी हमने तफसील बताई है। और उन्होंने हमसे कहते रहते हैं कि जी हाँ, हम एक्शन लेना चाहते हैं। पर हमने अब उनसे मांगा है कि जी आप रिटर्न में दें, हमें रिटर्न कमिटमेंट्स दें कि आप ये दहशतगर्दी के खिलाफ आप एक्शन लेंगे। क्योंकि अब आप पे भरोसा में नहीं है कि आपने पहले भी बहुत सारे मर्तबा हमसे कहा कि हम एक्शन लेंगे, पर आपने एक्शन कोई नहीं लिया। तो इस वक्त हमने उनसे बहुत सख्ती से कहा कि जी हाँ, आप हमें रिटन कमिटमेंट्स दें कि आप एक्शन लेंगे। तो देखते हैं, अगर वो मान जाते हैं तो अच्छा है। लेकिन दिस वाज हैपनिंग, वो टीटीपी की रिप्रेजेंटेशन भी क्वेश्चनेबल थी, जिस पे पाकिस्तान ने एहतजाज भी किया और पाकिस्तान को ये चीज़ नागवार भी गुजरी है, क्योंकि हम इसी इशू पर तो बात करने के लिए उनके साथ बैठे थे कि यू शुड स्टॉप बैकिंग अप टीटीपी। तो एक तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरा, जब हम बात करते हैं मुनीर अकरम साहब अफ़गानिस्तान की, बिलखुसूस अफ़गानिस्तान की, और जिस वॉर जोन में वो रहा है और अब जिस पोजीशन पर है, एक तरफ वो बगराम एयरबेस नहीं देता अमेरिका को, अड़ जाता है, और दूसरी तरफ वो इंडिया को वेलकम करता है टू इन्वेस्ट, चाहे वो डैम बनाने के लिए हो या दीगर चीज़ों पर हो या किसी चीज़ का होल्ड हो। ये क्या अफ़गानिस्तान की कोई स्ट्रेटजी है अपनी, या फिर ये उन्हीं चीज़ों पर चल रहा है जो उनको बताई जा रही हैं या जिनमें उनको फ़ायदे नज़र आ रहे हैं? जी, मेरे ख्याल में देखिए, ये तालिबान की हुकूमत है। उन्होंने अब तक उनमें वो एक मैच्योरिटी नहीं आई है कि उनको समझ आए कि अब हम हुकूमत हैं, हम इंसर्जेंसी नहीं है। उनका जो रवैया है वो अब तक एक इंसर्जेंसी का रवैया है कि नहीं, हम ये शैतानी करके, ये एक्शन करके हमारे जो खित्ते में जो नेबर्स हैं उनको हम लेवरेज के तहत तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी गलती है उनकी, और इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान ने उनको वर्गलाया है। हिंदुस्तान ने जो BLA है उसको सालों साल से पाल के रखा है। अब वो अफगानिस्तान में है, वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। और जो TTP है वो तो बहुत पिछले 4 साल से TTP को भी हिंदुस्तान फाइनेंस कर रहा है, स्पॉन्सरशिप दे रहा है। तो ये तालिबान को समझ आनी चाहिए कि इस किस्म की जो इनका रवैया पाकिस्तान से रहेगा तो उनके खुद के नुकसान बहुत होगा अफगानिस्तान को, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा जब तक कि दहशतगर्द खत्म नहीं करेंगे। और अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी होगी तो हमें कोई फायदा होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। दहशतगर्दी अगर हमारी तरफ ये करते हैं तो अफगानिस्तान में इंटरनली भी अमन नहीं आ सकता है। तो ये दहशतगर्दों को तो पूरी दुनिया समझती है कि इनको ख़त्म करना चाहिए। और अभी तालिबान हुकूमत को ये फैसला करना है कि जी दहशतगर्दी हम बंद करेंगे। अगर दहशतगर्दी बंद नहीं करेंगे तो इनको कोई मानेगा नहीं, पूरे खित्ते में कोई मानेगा नहीं। और हिंदुस्तान से ये क्या ले सकते हैं? वो चंदे के इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, थोड़ा पैसा मिल जाएगा, उससे इनका फायदा नहीं होगा। इनका फायदा ये है कि पूरे खित्ते में अमन आए, और अफगानिस्तान की जो जियोग्राफिकल पोजीशन है जिसके तहत तिजारत हो सकती है, ट्रांजिट ट्रेड हो सकता है, उसमें उनका फायदा है। तो जब तक कि ये खित्ते के जो नेबर्स हैं उनके साथ ये सही रास्ता नहीं चलेंगे तो अफगानिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा, और ये तालिबान हुकूमत खुद को फायदा नहीं है। तो पर इनका जो ख्यालात हैं, इनका रवैया है, वो बड़ी अब तक कोई इंसर्जेंसी के तहत तो चल रहे हैं। एग्जैक्टली। अब मुनीर अकरम साहब, लास्टली मुझे बताइएगा, आप ज़ाहिर है कि UN में यू वर वेरी वोकल अबाउट इट। पाकिस्तान का हमेशा आपने मौक़िफ़ जो है वो पेश भी किया, और पाकिस्तान दहशतगर्दी के ऊपर हमेशा बहुत वोकल रहा है, खुल के बात भी की है। हम सबसे ज़्यादा मुतासर ममालिक की लिस्ट में आते हैं। हमने बहुत अरसा सहा है इस चीज़ को, एंड वी कैन फील द पेन स्टिल।
تو پاکستان سفارتی سطح پر اسے کیسے ہینڈل کر سکتا ہے؟ کیونکہ اگر یہ معاملہ طے نہیں پاتا ابھی استنبول میں، اور خدا نہ خواستہ گاڈ فوربڈ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ جس میں دونوں ممالک پیچھے چلے جاتے ہیں، تو پھر اس کا ایک حل تو وہ جنگ ہے جو افغانستان کرنا چاہ رہا ہے، مگر کیا دوسری طرف ہم امریکہ کی طرف، بالخصوص ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف دیکھ سکتے ہیں اس معاملے میں؟ کیونکہ وہ تو خواہش مند ہیں کہ وہ جتنی بھی جنگیں ہیں دنیا میں وہ ختم کرائیں۔ جی دیکھیں، وہ تو ٹرمپ صاحب کی خواہش ہے جنگوں کو بند کرنا، پر جو ابھی افغانستان سے جو مسئلہ ہے یہ میرے خیال میں سب میں زیادہ یہ ہمارے خطے کا مسئلہ ہے، اور اس میں ہم نے جو جتنے بھی خطے میں اہم ملک ہیں ان کو ساتھ رکھ کر اور پھر ہم نے ایکشن لینی ہے۔ ہم نے چین، روس، ازبیکستان، تاجکستان، ایران، ان سب کو ہم نے منوانا ہے کہ جی دیکھیں یہ غلط راستہ ہے۔ وہ سب مان گئے ہیں، سب ہم سے بالکل اتفاق ہے ان کا کہ دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لیے جائے، تو ہم نے ان کو سب کو ساتھ رکھ کر اور پھر ہم نے جو کچھ ایکشن لینا ہے وہ ہم پھر لے سکیں، کیونکہ انٹرنیشنل لا ہمارے ساتھ ہے اور انٹرنیشنل کنسنسس ہمارے ساتھ ہے اس مسئلے پر، اور ہمارے پاس ظاہر ہے کہ ثبوت بھی ہے۔ بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، آپ نے وقت نکالا اور ہمیں جوائن کیا اور ہم نے یہ ڈسکشن کی۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، کل پھر ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔